हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके होने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रीड पेपर पर कैंची देती है ना। एक शिक्षिका है क्लास 6 की, जो एक प्रत्येक बच्चे को क्या है 1 सेंटीमीटर ग्रीड पेपर पर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताए कि द्वि आयामी यानी कि जो 2 डायमेंशन आकृति को 3 डायमेंशन है ना, जो त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना खोज रहे हैं ना। एक क्लास 6 की एक टीचर है, जो कि प्रत्येक बच्चे को क्या है 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और जो है कैंची उन्हें देती है, और वह उनसे चाहती है कि बच्चे बताएं कि वह द्विआयामी यानी कि जो 2 डायमेंशन जो शेप है उसको 3 डायमेंशन के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शिक्षक उन्हें परावर्तन के बारे में बताना चाहती है। दूसरा है पाश यानी कि नेट्स। तीसरा ऑप्शन है दशमलव के बारे में, या चौथा घूर्णन के बारे में, है ना। तो टीचर जो है उन बच्चों से कौन सी संकल्पना की खोज करना चाहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पे पाश, है ना। नेट्स जो है उनके बारे में संकल्पना को विकसित करना चाहती है। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय, है ना, जो विद्यार्थी है स्टूडेंट, जो गणितीय समस्या है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते। दूसरा ऑप्शन, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन है वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। और चौथा है वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते, है ना। तो एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को यानी कि गणितीय समस्याओं को हल करते समय क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका, वे जो है अर्थ का निर्माण करने के अपने प्रयास की संकल्पनाओं का वैकल्पिक क्या है, निर्वचन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 2x-13, 2x-11, 2x-9, 2x-7 ये क्रमागत है। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है कि 2x-13, 2x-11, 2x-9, 2x-7 ये क्रमागत हैं। तो ये किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है ये सम संख्याएं होंगी। दूसरा ऑप्शन है विषम संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन है प्राकृत संख्याएं हैं। और चौथा है आपका अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे विषम संख्याएं। ये क्या है, एक तरह की विषम संख्याओं को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 विषम संख्याएं करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को खाली स्थान की आवश्यकता है ना। गणित में जो है बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की, यानी कि गणना कैलकुलेशन करने में महारत की। दूसरा है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा
समस्याओं को बनाने, है ना, जो समस्याएं हैं उसको बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तीसरा ऑप्शन है सूत्र याद करने की। और चौथा है हल को याद रखने की। तो गणित में किसी व्यक्ति को बेहतर होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है ना। क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन को पढ़ाते समय एक टीचर जो है क्या है, आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी फॉर्मूलों को क्या कर देती है? लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह खाली स्थान का अनुपालन कर रही है ना। क्षेत्र मिति यानी कि जो क्षेत्र मिति वाली चैप्टर है उसको पढ़ाते समय टीचर क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर सभी फॉर्मूलों को लिख देती है। तो यह जो पढ़ाने का उनका तरीका है, पहले से उनको फॉर्मूले बता देना, ये कौन से नियम का पालन करती है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है निगमन उपागम है, दूसरा है प्रायोगिक उपागम है, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक उपागम है और चौथा है आगमन उपागम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना, तो आप इनको इग्नोर मत करिएगा, जरूर से सॉल्व करिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम का ही प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? क्षेत्र मिति पढ़ाते समय एक टीचर जो है आगे बढ़ने से पहले, यानी कि बच्चों को कुछ और समझाने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र को क्या करती है? लिख देती है। तो यह तरीका किसका अनुपालन कर रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका निगमन उपागम, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे निगमन उपागम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी लोहे की एक छड़, है ना, कोई लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है ना। कोई लोहे की एक छड़ है को पुनः यानी कि फिर से ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैथ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे मूल लंबाई का 1/16 गुना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको उसकी अर्धव्यास निकालने के लिए, अर्धव्यास जो है दिया गया है ना, तो यहाँ पे आपको उसका आयतन जो है सेम रहता है, तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी ये यहाँ पे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए, है ना। गणित उपागम जो है के रूप में समस्या का समाधान करते हुए शिक्षकों ने क्या है, 4 जो है विचार बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित रूप से सिद्ध नहीं करता है? पहला ऑप्शन है, मेरे विचार गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। तीसरा ऑप्शन है, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई संबंध, सहसंबंध नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है, मेरे विचार से समस्या समाधान, है ना,
के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों में बनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कि मेरे विचार से जो समस्या समाधान है और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं होता है। तो यही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे घातांक का कार्य करते हुए, है ना, घातांक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था, है ना। घातांक यानी कि जो पावर है उनके कार्य करते हुए, है ना, एक शिक्षार्थी, एक जो स्टूडेंट है उसकी नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था। जैसे 4⁻³ इंटू 4⁻², है ना। तो इसको क्या कर दिया गया, 4⁻³ इंटू 4⁻², है ना। तो यहाँ पे आपका बेस सेम है तो आधार को यहाँ पे हम जोड़ के लिख सकते हैं 4⁵, है ना। 3 + 2 क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से 6⁻4 इंटू 6⁻4, तो ये बेस सेम होने पर आधार घात क्या है, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 + 4 क्या हो गया, 6⁸, कॉमा इसी तरह से 7⁻3 इंटू 3⁻7, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 21⁻10 यहाँ पे लिखा गया है। तो शिक्षार्थी को यह समझ नहीं आया कि कैसे किया जाता है ना, इस तरह से जो है दिया गया है घातांक में प्रश्न, तो शिक्षार्थी को यह समझने में परेशानी हो रही है कि वह कैसे आया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है घातांकों का योग और गुणन, दूसरा समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, तीसरा ऑप्शन है अलग आधार वाली संख्याओं को गुणन, और चौथा घातांकों का योग, है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को किस चीज को समझने में परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे आपका अलग संख्या, है ना, ये अलग हो गए। यहाँ पे तो सेम सेम बेस थी, है ना, सेम सेम संख्या थी, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो 7 और 3 अलग अलग हो गई, है ना। तो अलग संख्याओं को गुणन में जो है उस विद्यार्थी को परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तीसरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जा सकता है ना। जो क्षेत्र मिति की जो इकाई है उसके योगात्मक आकलन किसके द्वारा किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका पेपर पेंसिल परीक्षा, दूसरा है ICT गतिविधि, तीसरा ऑप्शन है परियोजना कार्य, और चौथा है गणित प्रयोगशाला गतिविधि, है ना। तो क्षेत्र मिति जो यूनिट है ना, उसका योगात्मक आकलन जो है किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका पेपर पेंसिल परीक्षा से, है ना। पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा जो है बच्चों का हम क्या है योगात्मक आकलन करेंगे, जो क्षेत्र मिति इकाई है क्षेत्र मिति चैप्टर का। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, पेपर पेंसिल परीक्षा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कक्षा 9th, है ना, कक्षा 9वीं में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है ना। जो कक्षा 9वीं के में निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिचय कराने के लिए जो उपयुक्त उपागम होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, और चौथा है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करवाना। तो कक्षा 9वीं के जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे समस्या का समाधान करना, है ना। समस्या का समाधान करना जो होगा उनके लिए उपयुक्त उपागम होगा। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
और आने वाले जो सीटेट एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। हम जो है आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनको आराम से समझिएगा, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी जो हैं इसमें गलत जो है लगा देते हैं ना, क्योंकि पेडागोजी जो होते हैं बहुत ही आसान प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।